एक बार फिर न्यूज इंडिया पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता और आप लोग देख रहे हैं 10 का दम, जहां पर दिन भर की सारी बड़ी खबरें आपको सिर्फ एक बुलेटिन में देखने को मिलेंगी। अब देखिए, बिहार में जिस तरीके से एनडीए को जीत मिली है, उसके बाद से लगातार देखिए राजनीति में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि एनडीए ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए डबल सेंचुरी मारी है। अब देखिए, इसी बीच लालू परिवार में तहलका मचा हुआ है। लालू यादव की बड़ी बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। रोहिणी आचार्य ने पार्टी छोड़ दी है। पार्टी छोड़ने के बाद रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान सामने आया। रोहिणी ने क्या कहा है वो भी समझिए। मेरा कोई परिवार नहीं है, ये बड़ी बात रोहिणी आचार्य कह रही है। रोहिणी वही है जिन्होंने लालू यादव को अपनी एक किडनी दी थी। उन्होंने ये कहा है कि मुझे परिवार से निकाल दिया गया है। जो चाणक्य बन रहा है उससे सवाल पूछिए। सवाल पूछने पर चप्पल से पिटवाया जाएगा। सवाल पूछने पर गालियां दी जाएगी। इस सवाल तेजस्वी और संजय यादव से पूछिए, क्योंकि जब रोहिणी ने यह ऐलान किया कि वो पार्टी छोड़ रही हैं, तो तेजस्वी और संजय पर रोहिणी के ये गंभीर आरोप और राजनीति में इस वक्त हलचल तेज। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। तो देखिए, बिहार की राजनीति में जो तस्वीरें आज सामने आई हैं, वो सिर्फ चुनाव की हार की कहानी नहीं है, वो लालू परिवार के भीतर उठते तूफान का सबसे बड़ा सबूत भी है। पहले बड़े बेटे तेज प्रताप की बगावत, फिर चुनाव में करारी हार, और अब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का धमाका। जिस परिवार की एकता को आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत कहा जाता था, आज उसी घर की दीवारों में दरारें दिख रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या आरजेडी अब उस हालात में पहुंच चुकी है जहां पारिवारिक टकराव ही पार्टी की दिशा तय करेगा। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक ट्वीट ने बिहार की सियासत को हिलाकर रख दिया, कैसे सलाहकार बनाम परिवार की लड़ाई खुलकर सामने आ गई, और क्या ये सब आरजेडी के भविष्य के लिए सबसे बड़ा संकट साबित होने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की सियासत में तूफान, लालू परिवार के भीतर दरार, पहले तेज प्रताप की बगावत, अब रोहिणी का धमाका, चुनाव में करारी हार, आरजेडी में बवाल। क्या लालू परिवार उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी मुश्किल है? बिहार की राजनीति में हार जितनी बड़ी थी, उससे बड़ा धमाका हुआ लालू यादव के घर के अंदर। महागठबंधन की करारी हार के बाद पहले बड़े बेटे तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी पर तंज कसा, उन्हें फिलस्वी कहा, फिर एनडीए नेताओं की खुलकर तारीफ की, और अब लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने वो कर दिया जो इस परिवार में कभी सुना नहीं गया था। रोहिणी आचार्य, वही बेटी जिसने 2022 में अपने पिता को किडनी दान दी, अब एक्स पर एक पोस्ट करती है और बिहार की सियासत हिल जाती है। मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूँ। रोहिणी यही नहीं रुकी, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि संजय यादव और रमेश ने मुझसे यही करने को कहा था, मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूँ। इस एक बयान ने आरजेडी परिवार के भीतर चल रही खामोश खींचतान को पहली बार सामने ला दिया। रोहिणी के निशाने पर आए संजय यादव, तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद सलाहकार और आरजेडी के राज्यसभा सांसद। इलेक्शन से पहले एक तस्वीर वायरल हुई थी। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा की बस में संजय यादव फ्रंट सीट पर बैठे दिखे। रोहिणी ने इसे अपमान बताया, कहा यह सीट पार्टी के सर्वोच्च नेता की होती है, तभी से घर में तूफान शुरू हो गया था। कौन है संजय यादव? तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद सलाहकार, आरजेडी के राज्यसभा सांसद है संजय यादव। सोशल मीडिया पर रोहिणी के खिलाफ ट्रोलिंग तेज होती गई। संजय यादव की भूमिका को लेकर विवाद गहराता गया और इसी बीच
रोहिणी ने अचानक तेजस्वी, लालू और आरजेडी के पूरे शीर्ष नेतृत्व को अनफॉलो कर दिया, जिससे साफ हो गया कि यह नाराजगी अब केवल ऑनलाइन नहीं बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश बन चुकी है। तेज प्रताप ही संजय यादव को जयचंद बताते रहे हैं। कभी कहते हैं मेरी कुर्सी छीनना चाहते हैं, तो कभी आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी ने मुझे संजय के कहने पर पार्टी से निकाला। इनके अंदाज में जाने जाते हैं, पूरा बिहार का जनता जानता है। अब बहुत सारा लोग जो है आरएसएस माइंडेड और भाजपा माइंडेड सब जगह हर एक दल में घुसा हुआ रहता है। आपने हाल ही फिलहाल में न्यूज देखा होगा या अखबार के माध्यम से देखा होगा कौन किसका कुर्सी हथियाना चाहता है। हम जयचंदों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि मुर्दा को नाम लेंगे तो जिंदा हो जाएगा। तेज प्रताप और रोहिणी दोनों का एक ही आरोप है, पार्टी में हमारी जगह खत्म की जा रही है। जैसे जगदानंद सिंह हो गए, सुनील सिंह हो गए, संजय हो गए, ये सब पार्टी को पूरे तरीके से हरवाने का काम किए हैं और पार्टी को बर्बाद करने का काम किए हैं, जिसका नतीजा है कि आज तेजस्वी को हार का सामना करना पड़ रहा है। हमारे छोटे भाई को कितना दर्द हो रहा होगा वो हम भली भांति जानते हैं। और ये सिर्फ पारिवारिक तनाव नहीं, ये आरजेडी के अंदर की रणनीतिक लड़ाई भी। रोहिणी के इस बड़े फैसले के बाद से राजनीतिक हलचल और तेज हो गई। आरजेडी के अंदरूनी विवाद पर अब विपक्ष भी खुलकर बोलने लगा है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि परिवार जिस तरह से लगातार दो लोगों की वजह से विभाजित होता दिखाई दे रहा वो ठीक नहीं है। अगर इस मुद्दे को समय रहते नहीं संभाला गया तो इसका असर सीधे पार्टी की साख पर पड़ेगा। उधर जेडीयू ने भी रोहिणी के बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, रोहिणी के इस कदम के बाद साफ दिखाई देता है कि परिवार के भीतर अभी कुछ बड़ा राजनीतिक धमाका होना बाकी है। नहीं, आचार्य जी लालू यादव जी को जैसा कि हमने सुना कि उन्होंने अपना किडनी भी लालू जी के जिंदगी को बचाने के लिए दिया है। जिस तरह से परिवार में लगातार और एक दो व्यक्ति के कारण लालू जी का परिवार बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं भी चाहता हूं कि जो परिवार बिखर रहा है, टूट रहा है, और किसी व्यक्ति के चलते अगर बिखर रहा है, टूट रहा है, तो ये उचित नहीं है। परिवार अगर अपना बेटा बेटी है, कोई भी है, तो निश्चित रूप से परिवार मिलकर रहना चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए। है तो अमन है, चैन है। और नीतीश कुमार जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे तो इनका गठबंधन टिकेगा, आपको क्या लग रहा है, क्या आप कोशिश कर पाएंगे? हाँ, घर में भगदड़ मचने वाला है। तब कहाँ घर में? घर में 10 नंबर में एकदम मारा मारी हो गया है। लालू फैमिली में लड़ाई होने वाली, आप कह रहे हैं? अरे हो गया कि एगो उधर शंख बजा रहा है, एगो मातम का शंख बजा रहा है। तेज प्रताप यादव भी चुनाव हार गए महुआ से। हार गए, मैंने इसको हार कहते हैं। तीसरा चौथा नंबर पर है। लालू जी का छाया जो रखोगे, राजनीति का वो जालिम व्यक्ति है जिसने बिहार को तंगो तबाह कर दिया। इन बयानों ने साफ कर दिया कि रोहिणी का पार्टी छोड़ने का फैसला सिर्फ एक पारिवारिक मसला नहीं बल्कि बिहार की राजनीति की नई करवट है। चुनाव में आरजेडी सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गई। एनडीए ने 202 सीटों की ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तेजस्वी यादव चेहरा था, लेकिन परिणामों ने साफ कर दिया कि उनकी अपील सीमित हो रही है। उधर लालू परिवार के भीतर शक्ति संघर्ष चल रहा है। टिकट बंटवारा, रणनीति, पार्टी नेतृत्व सब कुछ दांव पर लगा है। और इस बीच रोहिणी का बयान इस खींचतान की परतों को एक एक कर खोल रहा है। लालू परिवार की राजनीति में हमेशा विरोधी एक थे और घर एक, लेकिन जब घर ही बंटता दिखाई दे रहा है तो तेजस्वी को चुनौती, तेज प्रताप की नाराजगी, रोहिणी का अलग होना, ये सब एक एक कर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या आरजेडी उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां पारिवारिक मतभेद अब सीधे पार्टी की दिशा और नेतृत्व को प्रभावित करने लगे हैं? लालू यादव ने दशकों तक बिहार की राजनीति को दिशा दी, लेकिन अब वही परिवार सियासत की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहा है। क्या इस आपसी कलेश को रोका जा सकता है या फिर आरजेडी का भविष्य भी परिवार की लड़ाई में बिखर जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, सोनभद्र में खनन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है। कई मजदूरों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। अब इसी बीच राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। सोनभद्र के बिल्ली मरकुंडी क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया।
जहां खनन के दौरान खदान में पहाड़ी धंसने से कई लोग मलबे में दब गए। हादसे में 2 मजदूरों के मौत की खबर भी सामने आई। वहीं कई लोग इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं और कई लोगों के दबे होने की आशंका भी है। कैश ही नहीं। हमारे भाई 2 सिंह दब गए, हमारा भाई और बाकी मशीन चल रही थी वो भी सब दब गई इसमें। कब की घटना है ये? अभी 1 घंटा पहले की बात है। ये कब से चल रहा था काम? ये अभी मान ले लगाए वही 3 घंटा हो गया, 12 बजे लगा है इसमें। 12 बजे दोपहर से काम चल रहा है। हाँ। यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, फिर भी काम चालू था? हाँ, चालू था। काम चालू था? हाँ, चालू। तो कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे थे उस समय? साफ बताओ, साफ। उस समय 18 आदमी काम कर रहे थे। 18 आदमी काम कर रहे थे। क्या कंप्रेसर का काम चल रहा था? हाँ। तो आप लोग उसमें तुरंत देखे हैं ये हादसा होते हुए? हाँ, कुछ देखा हम। तो आपको क्या लगता है कितने लोग यहाँ पे अभी दबे हुए हैं? अभी कम से कम 15 आदमी दबे हैं पूरे। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम था, लेकिन इसके लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। ये जांच का विषय है। हम सब पीड़ित परिवार के साथ हैं। हम लोग जो भी उनके परिवार वालों को हम लोग मुआवजा दिलवाएंगे और जो दोषी होंगे इस पर जांच करने के बाद उनको हम लोग कठोर कार्रवाई कराने का काम करेंगे। देखिए किसके वजह से लापरवाही हुआ है, जबकि जिला प्रशासन की तरफ से और कैसर एसोसिएशन की तरफ से सारे लोगों की तरफ से यह सबको सूचना था कि 15 नवंबर को पूरा जो भी काम है सभी कामें बंद रहेंगे और सभी लोगों का 3 दिन से हमें जैसा पता था कि 3 दिन से सारा काम ठप है। बढ़ेंगे आगे। श्रीनगर का नौगाम थाना, दिल्ली का लाल किला और हरियाणा का फरीदाबाद, 3 शहर एक धागा और उस धागे में पिरोया हुआ हजारों किलो बारूद का काला खेल। हम आपको दिखाएंगे फरीदाबाद के एक कमरे से श्रीनगर के पुलिस स्टेशन तक बारूद के सफर की वो दहला देने वाली कहानी जिसने 12 जिंदगियां छीन ली, 32 लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया और पूरे सुरक्षा तंत्र को सवालों के कटघरे के बीच लाकर खड़ा कर दिया। लाल किले के पास जो धमाका हुआ, फरीदाबाद से 360 किलो विस्फोटक बरामद होना, फिर 2563 किलो ये अमोनियम नाइट्रेट का पहाड़ और आखिरकार नौगाम थाना जहां पर सैंपलिंग के दौरान ऐसा धमाका हुआ कि पूरा इलाका थर्रा उठा। यह हादसा था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? चूक आखिर कहां हुई और आखिर इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है जिसका साया हर फुटेज, हर बरामदगी और हर धमाके में दिखाई दे रहा है? चलिए आपको दिखाते हैं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो इस पूरे हमले की पोल खोल कर रख देगा। एक धुआं, एक धमाका और पुलिस स्टेशन के दिल में उतर गया मौत का सन्नाटा। फरीदाबाद के एक कमरे में छुपा 360 किलो बारूद, 70 किलो का काला सच और आखिरकार श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में मौत की दस्तक। ठीक रात 11:22 पर। यह सिर्फ ब्लास्ट नहीं था, यह उस आतंकी मॉड्यूल की परतें खोलने वाला विस्फोट था जिसने फरीदाबाद से दिल्ली और दिल्ली से श्रीनगर तक खौफ की कड़ी जोड़ दी। 12 मौतें, 32 घायल और सवाल सिर्फ एक कि चूक कहां हुई। शुक्रवार रात श्रीनगर का नौगाम थाना रोज की तरह शांत, लेकिन ठीक 11:22 पर पूरा इलाका हिल उठा। तेज धमाका हुआ, धुएं का गुब्बार आसमान तक उठा। ये ब्लास्ट किसी आतंकवादी हमले से नहीं बल्कि उसी विस्फोटक के सैंपलिंग के दौरान हुआ जो हरियाणा के फरीदाबाद से मिला था। ये पूरा मामला शुरू हुआ 19 अक्टूबर से, जब नौगाम में जैश-ए मोहम्मद से जुड़े धमकी भरे पोस्टर लगे। पहली FIR दर्ज हुई, फिर धागा खुलना शुरू हुआ और धागा जाकर पहुंचा हरियाणा के फरीदाबाद तक। पहले 360 किलो विस्फोटक, फिर 2563 किलो, यानी कि कुल मिलाकर 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। सवाल यही कि इतना अमोनियम नाइट्रेट किस लिए और किसके इशारे पर? अब समझिए हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक का कनेक्शन। 19 अक्टूबर जम्मू कश्मीर में नौगाम के बनपोरा इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकी देने वाले पोस्टर लगाए गए। 19 अक्टूबर दूसरी घटना, ये पोस्टर जैश-ए मोहम्मद से जुड़े थे। नौगाम पुलिस स्टेशन में इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल में पहली FIR दर्ज होती है। उसके बाद 8 नवंबर का दिन आता है। टेरर मॉड्यूल का लिंक हरियाणा से मिला।
फरीदाबाद में आतंकी मुंजमिल के घर से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला। उसके बाद 10 नवंबर जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस की मुंजमिल के घर दूसरी छापेमारी। इस दौरान 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। 10 नवंबर दिल्ली के लाल किला के पास कार में ब्लास्ट होता है, जिसमें 13 मौतें होती हैं। जांच में अमोनियम नाइट्रेट के धमाके की बात आती है। 13 नवंबर फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक को जांच के लिए नौगाम लाया गया, क्योंकि पहली बार FIR दर्ज यहीं की गई थी। 14 नवंबर जांच के दौरान अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हुआ और करीब 12 लोग की मौत हुई और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। मुंजमिल गनई वही आरोपी जिसे दिल्ली कार ब्लास्ट में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके किराए के घर से मिले बोरियां, एक एक पैकेट मौत की तैयारी की कहानी कह रहा था। जांच चल रही थी, SOP फॉलो किया जा रहा था, लेकिन सैंपलिंग के दौरान अचानक विस्फोट हुआ। इस ब्लास्ट में शहीद हुए एक इंस्पेक्टर, 3 फॉरेंसिक टीम के सदस्य, 2 क्राइम ब्रांच फोटोग्राफर, 2 राजस्व अधिकारी और एक दर्जी मोहम्मद शफी पेरी, जो थाने में वर्दी सिलने आया था। मौत ने उसे भी नहीं छोड़ा। धमाका इतना जोरदार था कि थाने का पार्किंग एरिया खंडहर बन गया। कई पुलिस गाड़ियां जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड ने राहत कार्य तुरंत शुरू किया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। 32 घायल सिम्क और 92 आर्मी बेस अस्पताल में भर्ती हैं और कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के DGP नलिन प्रभात ने साफ कहा है कि यह हादसा है, टेरर अटैक नहीं। लेकिन सवाल फिर भी वही कि क्या भारी मात्रा में बरामद विस्फोटक को ऐसे थाने में रखना ठीक था। JKNC के मुखिया फारूक अब्दुल्ला बोले कि यह हमारी गलती है। जिनके पास विशेषज्ञता थी उनसे राय नहीं ली गई। देखिए, पहले मैं तो ये कहूँगा कि हम लोगों की गलतियाँ हैं। जो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं, इन एक्सप्लोसिव्स को कैसे हैंडल करना है, हमें उनसे बात करनी चाहिए थी पहले, इसके बजाय कि हम उंगलियां डालने लगे जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। उसका नतीजा आपने देख लिया। बेगुनाह 9 लोगों की जान गई और कितना नुकसान बाकी लोगों का हुआ जिनके मकान वहाँ हैं, वो नहीं देखते हैं। ये तो छोड़ दीजिए, अभी हम दिल्ली की मुसीबत से निकले ही नहीं थे, जहां हर कश्मीरी पे उंगलियां उठाई जा रही। गृह मंत्रालय ने साफ कहा कि फोरेंसिक टीम SOP के मुताबिक काम कर रही थी, पर जांच जारी है। इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे हो गया। इधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा घायलों से मिलने SKIMS अस्पताल पहुंचे। इसी के साथ जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने कहा कि थाने के आसपास जिन घरों को नुकसान हुआ है, सरकार उसकी भरपाई करेगी। फरीदाबाद से दिल्ली और दिल्ली से श्रीनगर तक बारूद का सफर पूरा हुआ, लेकिन जांच अभी शुरू हुई है। ये ब्लास्ट एक चेतावनी है कि आतंक का नेटवर्क अब सिर्फ सरहदों पर नहीं, घरों के कमरे में भी छुपा बैठा है। कैसे बना 360 किलो विस्फोटक, मौत का कारण, कहां चूक हुई, कौन है असली मास्टरमाइंड? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में पूरे देश को झकझोर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां खेलो इंडिया के जरिए युवाओं को खेल से जोड़ने पर लगातार जोर दे रहे हैं, उसी कड़ी में अलवर में सांसद खेल उत्सव 2.0 का रोमांच चरम पर है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में वीर शक्ति संस्था के बैनर तले आयोजित इस खेल उत्सव के फाइनल मुकाबले में इंदिरा गांधी स्टेडियम में ये जारी रहा। विभिन्न खेलों में आज जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। कुल 8 टीमों की भागीदारी ने प्रतियोगिता को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया। आयोजित समिति के अनुसार इस उत्सव का मकसद युवाओं में स्पोर्ट्समैनशिप, टीम वर्क और फिटनेस को बढ़ावा देना है। महिला खिलाड़ियों ने भी अपने जज्बे को दिखाते हुए सभी का दिल जीता। उनका कहना था कि हम घर वालों से लड़ सकते हैं, लेकिन खेलना नहीं छोड़ सकते। खेल हमारी ज़रूरत है और फिटनेस के लिए भी, और साथ ही साथ आत्मविश्वास को भी खेल बढ़ाता है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट ने खुद बैडमिंटन खेलकर खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया।
योगेश्वर दत्त भी वहां मौजूद रहे और खिलाड़ियों को पुरस्कार और सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए। राजस्थान के अलवर में एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसमें देखिए अलवर सांसद खेल उत्सव का आयोजन जो है वो अलवर में हो रहा है। और जैसा कि ये बी शक्ति संस्था के बैनर तले जो है अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 का फाइनल जो है वो आज हुआ। और देखिए इंदिरा गांधी स्टेडियम में ये कार्यक्रम जो है अलवर में रखा गया है और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे, जो कि खिलाड़ियों के साथ में उनसे मिलना, उनका हौसला अफजाई करना, ये सभी चीज़ें जो है देखने के लिए मिल रही है। और जैसे कि बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसमें अलग अलग खिलाड़ियों ने देखिए शिरकत की है और तकरीबन 8 टीमों ने जो है इस उत्सव में भाग लिया, जिसमें देखिए प्रतिस्पर्धा जो है, जो कंपटीशन था वो काफ़ी ज़्यादा टफ देखने के लिए मिला था। खिलाड़ियों के उत्साह को बनाए रखने के लिए और खेल की भावना को खिलाड़ियों में जागरूक करने के लिए देखिए ये जो अलवर सांसद खेल उत्सव जो है वो रखा गया और 2.0 का आगाज़ जो है वो अलवर में हो रहा था इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जिसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिरकत की और तमाम जो खिलाड़ी थे, जो प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी थे, उनसे मुलाकात की, उनका हौसला अफजाई भी भूपेंद्र यादव ने किया। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया अलवर। खेल हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेल हमें ना केवल स्वस्थ रखने का काम करते हैं बल्कि खेलों के ज़रिए तमाम जो बच्चे हैं या यूँ कहें जो तमाम खेलने वाले तमाम खिलाड़ी हैं, उन्होंने एक अलग आयाम जो है वो कायम किया है। ना केवल खेल आपको विदेशों में ख्याति दिलाते हैं बल्कि खेल जो है आपको एक अच्छे आयाम पर भी लेकर जाते हैं। न्यूज़ इंडिया की टीम पहुंच चुकी है राजस्थान के अलवर में, जहां पर अलवर सांसद उत्सव 2.0 का आगाज़ जो है उसका समापन कार्यक्रम आज है। ये आगाज़ पिछले कई दिनों से हो रहा था और कार्यक्रम में देखिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जो मौजूदगी है वो नज़र आ रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुल खेल में देखिए 8 टीमें भाग ले रही, प्रत्येक खेल में कुल 8 टीमें जो हैं वो प्रतिभाग कर रही हैं। और जिसके साथ ही देखिए जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कठिन है। इसके अलावा आपको ये भी देखने के लिए मिल रहा होगा कि टीम जो है वो लगातार तमाम खेलों में भाग ले रही हैं। और खो खो हमने देखा, कबड्डी देखा, बैडमिंटन देखा, लॉन्ग जंप, हाई जंप, तमाम तरह के कार्यक्रम जो हैं वो छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए, फिट रहने के लिए, हिट रहने के लिए जो है वो तमाम खिलाड़ी आप देख पा रहे होंगे। ये अलवर का इंदिरा गांधी स्टेडियम है। तस्वीरें आपको एक बार दिखा देते हैं कि कई छात्र छात्राएं इसमें शामिल हो रहे हैं। आपका नाम क्या है? अबीता है मेरा नाम। अबीता, कौन सा खेल खेल रही हो? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल, यस मैम। तो कितने साल से खेल रही हो? हम 6th क्लास से खेल रहे हैं। यस मैम। कैसा लगता है वॉलीबॉल खेलते हो? बहुत अच्छा लगता है, सुकून आता है। हाँ, अगर कुछ नहीं है हमारे लिए वॉलीबॉल सबसे फर्स्ट। यस मैम। कोई आपको खेलने ना दे तब बहुत बुरे कर देंगे। वॉलीबॉल के लिए तो घर से भी लड़ाई करके आ जाते हैं और लड़ाई करनी पड़ जाए, लेकिन वॉलीबॉल खेलना जरूरी है हमारा। नहीं, पेरेंट्स अच्छे हैं हमारे, खेलने देते हैं, ये भी एक स्लोगन यहाँ दिया गया है, फिट रहोगे हिट रहोगे। जी मैम, खेल से वैसे भी फिट ही रहते हैं इंसान, तो स्पोर्ट में हमेशा फिट ही रहते हैं जो बच्चे खेलते हैं। देखिए अलग अलग खिलाड़ियों को आप देख रहे होंगे और ये अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम की तस्वीरें हैं, जहां पर अलवर सांसद खेल उत्सव का जो है आयोजन किया गया और तमाम छोटे बड़े बच्चे। आप कौन सा खेल खेल रहे हो? वॉलीबॉल। यस। कितने साल के हो? 12 साल की। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो कि अलग अलग स्पोर्ट्स में भाग ले रहे हैं और इन बच्चों का जो उत्साह है वो देखने के लिए मिल रहा है। आप कौन से स्पोर्ट्स? वॉलीबॉल में। देखिए ये वॉलीबॉल की टीमें हैं। उधर आपको देखिए खो खो भी देखने के लिए मिलेगा। खिलाड़ियों में ये हौसला इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप किसी का हौसला अफजाई करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको आगे
बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज इंडिया, अलवर, राजस्थान। खेल हमारे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि खेल हमें न केवल स्वस्थ रखने का काम करते हैं बल्कि खेलों के जरिए तमाम जो बच्चे हैं या तो 10 कदम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।